हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। आज हम छोटे मोटी चीजें जो इसकी स्टार्टिंग के लिए हमें जरूरत होती है वो कंसेप्ट देखेंगे, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है वो देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ज्यादातर थ्योरी है इसमें, थोड़े थोड़े फॉर्मूले, बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बिल्कुल आसान से फॉर्मूले हैं। थोड़ी संख्या ज्यादा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। हम उसको जब समझने की कोशिश करेंगे और कंसेप्शन पढ़ेंगे तो हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हम क्या ऑलरेडी जानते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बिल्कुल मजे से आराम पढ़िए, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत अच्छा से एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हैंस, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्रिस्टियन ओएस्टर। ये क्या कर रहे थे कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो ये अपने बच्चों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिखा रहे थे। हीटिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक हम वायर लेते हैं, उसके अंदर वो कितना हीट होता है, क्या पढ़ा रहे थे ये, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहे थे। जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो वहां क्या है कि गलती से एक ऐसा कंपास पड़ा था। क्या पड़ा था? कंपास वहां पर रखा हुआ था। और कंपास में क्या हुआ बच्चों, कंपास में इन्होंने ये देखा कि जब मैं इसको ऑन करता हूं या ऑफ करता हूं, किसको, सर्किट को, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन उसने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि इसकी जो नीडल है ना वो यूं हिलती है, जैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं। पास में पड़ा था तो वो उसको ऐसे हिलती है। तो यार, जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म का क्या मतलब आया? इसकी नीडल हिलने का मतलब ये है, डिफ्लेक्शन दिखाने का मीनिंग ये है कि हम यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कंपास क्या काम आ रहा है? कंपास क्या काम आता है बच्चों? टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। सिंपल, डायरेक्शन पता करता है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं ये डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन, ऐसा डिफ्लेक्शन आया, तो उसने कहा कि ये क्या है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर वो इस काम में लग गए और बाद में जो नए जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसके अंदर और ज्यादा अपडेट की। अभी बात करेंगे किसने क्या प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अभी हम देख रहे हैं कि ओएस्टर ने का क्या एक्सपेरिमेंट, हीटिंग इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑब्जर्व किया कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है, कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो ऐसे हिल रही है, मूव हो रही है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक बढ़िया सा इसकी स्टडी की और बाद में उन्होंने ये बताया कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन मान लो ये रखता हूं और इसकी नीडल यूं जाती है, तो जब मैं डायरेक्शन उल्टी करूंगा तो इसकी नीडल भी उल्टी हो जाएगी। कहने का मतलब उन्होंने एक चीज तो ये ऑब्जर्व की कि जो करंट की डायरेक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कंपास की नीडल की डायरेक्शन क्या होगी। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फील्ड, राइट। फिर उन्होंने इसको स्टडी करते हुए एक सिस्टमेटिक ढंग से बताने की कोशिश की। तो बच्चों, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जैसे मैं आप, ये नीडल ऐसी थी, नीडल तो कंपास नीडल ऐसी होती है, आधा इसके अंदर ऐसा दिखाते हैं, और ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है? ये नॉर्थ पोल होता है। कंपास नीडल नॉर्थ पोल होता है। कंपास की एक जगह मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने ये बताया, देखो मैं कुछ चीज लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने यहां पर मान लो एक वायर लिया, ऐसे वायर लिया,
और इसके चारों तरफ कंपास रख दिए बहुत सारे, और उनके निडल को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ ऐसा है, यहाँ वाला जो कंपास है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और ऐसे ऐसे करते करते चारों तरफ, मैं इसको पूरा नहीं बना के आपको केवल ये बता रहा हूँ कि नीडल की डायरेक्शन ऐसी मिली। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से उसने ये बताया कि ये नीडल की डायरेक्शन है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि करंट का फ्लो यहां पर उन्होंने एक पॉइंट से बताया। पॉइंट क्या है, इसका कोई मैथमेटिकल वे नहीं है, ये हमेशा ये बताता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। पॉइंट का मतलब हुआ इमर्जिंग आउट। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इमर्जिंग आउट ऑफ द पेपर, राइट। और अगर यहां पर ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है गोइंग इनटू द पेपर। करंट जो है यहां का मतलब है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये जो वायर है इसमें बाहर की तरफ, पेपर के बाहर की तरफ करंट आ रहा है। जैसे यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, तब नीडल की डायरेक्शन ये मिली। और अगर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसी वायर में करंट अंदर की तरफ बह रहा है, तो कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नीडल है उसकी डायरेक्शन ये थी। और इसको शो करने का तरीका क्या है, ये ऐसा क्रॉस का मतलब गोइंग इनटू द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ, डॉट का मतलब पेपर के बाहर की तरफ। डायरेक्शन समझ में आई, ऐसे तार है ना, ऐसे तार है तो करंट फ्लो इस साइड में बाहर की तरफ, यहां पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऐसे तार है उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और अगर इमर्जिंग आउट है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ में आया, ये ओएस्टर्न ने बताया, और बहुत ही सिंपल चीज है, अपने को केवल ये इसके साथ इसको जोड़ना है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब बच्चों बात करते हैं कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई। ओएस्टर्न के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। उनका नाम क्या था, जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, उसने बताया, इसको थोड़ा सा मैं, अगर आपने नोट कर लिया है, नहीं नोट कर किया है तो वीडियो को पॉज करें, पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं क्या करता हूं आपको यहां पर लिख देते हैं। जेम्स मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट जो है, लाइट क्या है, इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। मतलब इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर वर्क करता है। ये सबसे पहले किसने बताया, जेम्स मैक्सवेल ने। इसके बाद क्या हुआ कि रेडियो वेव्स की बात आई, डिस्कवरी हुई। रेडियो वेव्स प्योरली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे ईएम वेव्स तो उसके अंदर रेडियो वेव्स का काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी यहां पर, रेडियो वेव्स की डिस्कवरी किसने की थी, रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने इसकी डिस्कवरी की थी, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। लेकिन उसके बाद इसको पैदा कैसे करते हैं, रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये किसने बताया, प्रोड्यूस्ड बाय, किसने प्रोड्यूस किया, एक तो जेसी बॉस थे जो इंडियन मुल्क के थे, जेसी बॉस एंड मार्कोनी, जी मार्कोनी, इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो ये अपडेशन हुआ, ये नए इन्वेंशन हुए किसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले ओएस्टर्न ने इसको ऑब्जर्व किया,
उसने बताया, और उसके बाद जेम्स मैक्सवेल ने लाइट के बारे में बताया, फिर रेडियो वेव्स की डिस्कवरी हुई, हर्ट्ज ने की, फिर प्रोड्यूस किया, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसका रास्ता बताया जेसी बोस और मार्कोनी। तो ये तो है हिस्ट्री अबाउट द मैग्नेटिक। अच्छा चलो, इसके अंदर ज्यादा हम केवल ऊपर तौर पर हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़े, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और ये पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो E होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। Q यहाँ पर चार्ज है, और इस जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इसका सोर्स क्या होता है? क्या चीज यहाँ पर हो, और सोर्स का मतलब है कि क्या चीज हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका सोर्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। अगर चार्ज वहां पर है तो हमेशा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अराउंड, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, वो इस फॉर्मूले से हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ट्यूब पे कितना फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फोर्स में आने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स ऑन कोई दूसरा चार्ज ले लेते हैं, ऑन मान लेते हैं कि Q ले लेते हैं, Q चार्ज, स्मॉल q ले लिया हमने, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सब पढ़ा हुआ तुम्हारा, आप रिकॉल कर रहे हैं, QE फोर्स क्या हो जाएगा? QE। तो Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर R के। ये आ गया आपका फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी छोटे दूसरे चार्ज जो कि इस स्मॉल q के कारण है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो आपको यहां पर पता है। ठीक है, यहां पर ये इस पर फोर्स लगेगा, इस अमाउंट में लगेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर तो दो शब्द हमने काम में लिए, एक तो फील्ड और एक ही फोर्स। फील्ड क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, फील्ड एक कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ऐसे नहीं हमने बता दिया और बात खत्म हो गई। इट हैज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। एक पुराना वीडियो आप देखोगे तो आपको मिलेगा उसमें कि इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, इसका एक महत्व होता है, फील्ड कैसे जनरेट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है। आप शुरुआत के वीडियो देखें जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे थे, इसकी अपनी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। और फील्ड का क्या होता है? इट वेरीज टाइम टू टाइम विद टाइम। इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ ये बदलता है ना। इसका मतलब है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैथ्स वाले ज्यादा बढ़िया से समझेंगे इस चीज को। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम है। बायो वाले लोग इतना समझेंगे समय के साथ बदलता है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये टाइम के साथ नहीं बदलता है, जिससे हमारी क्या कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन लिख लो आप इस चीज को, फॉर सिंप्लीफिकेशन we assume that it is, ये क्लियर लिख लेते हैं, फील्ड इज independent of time।
टाइम पे डिपेंड नहीं करता। हम मान लेते हैं कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो इससे क्या होगा कि हमारा जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वो कांस्टेंट हो जाएगा और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। किसी चीज को आपने फिक्स मान लिया तो सारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो बच्चों, एक इसके अंदर क्या लागू होता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया। फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया कि हम इसको वेरी नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम कांस्टेंट मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और ये जो आपका b है, इसको ज्यादा डिटेल में लिखने के लिए हम b ऑफ r, यानी ये जो भी यहाँ पर इसका सोर्स है उससे कितनी डिस्टेंस पर है उसके फंक्शन के रूप में हम लेंगे। इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, केवल हम ये जानना है कि b लिखे चाहे br लिखे, एक ही बात सेम, ताकि हम क्या चीजों को सिंप्लीफाई रखेंगे तो जल्दी समझ में आए। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर लगता है एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें भी लगा था, वहां हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। और उसका फायदा ये है कि वो आपको यहाँ पर शॉर्ट भी बताया है तो भी समझ में आएगा। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक सोर्स के कारण नहीं होता। मान लो यहां पर कोई भी चार्ज है Q और ये मूव कर रहा है इधर v स्पीड से, v वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण ही सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि एक चार्ज यहाँ पर हो, दूसरा यहाँ हो, ये इस साइड में जा रहा हो v2 स्पीड से, और तीसरा यहाँ हो, और इस तरह बहुत सारे यहाँ पर चार्जेज हो और वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो। और जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म का यहाँ पर एंट्री होगी। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा। जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो जो चार्जेस मूव करते हैं इसका मतलब बहुत सारे सोर्सेज हो गए, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, बहुत सारे सोर्सेज हो गए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, लिखने से जल्दी समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया हमने, बी आर ले लिया ना, अब तो समझ में आ गया। बी आर, बी मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करता है। मैग्नेटिक फील्ड बी आर ऑफ सेवरल यानी काफी, बहुत कुछ, सेवरल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ सेवरल सोर्सेज is vector sum of magnetic fields due to individual sources। कहने का मतलब है कि जो बी आर होगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, B1R प्लस B2R प्लस B3R, चलता जाएगा जब तक कि अपने सारे सोर्सेज जो है हम काउंट ना कर लें। और इनका हमें कैसा सम लेना है, वेक्टर सम लेना है। वेक्टर के रूल अपने को सारे लगाने हैं। वेक्टर सम जो होगा वो आपको ये बताएगा कि वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सबको ऐड कर लेंगे, पहले के कारण, दूसरे कारण, तीसरे कारण, सब इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना, सबको वेक्टर सम कर लेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी कभी कभार तब देखेंगे, याद दिला देंगे आपको कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है। बाकी तो क्या है, वेक्टर आपको आता है ये किससे ऐड करते हैं, उसमें दो
ट्रायंगल लॉ और पेंडुलम लॉ आपको पता है सब, तो कोई ज्यादा दिक्कत इसमें आनी नहीं। मूविंग चार्जेस। अब हम थोड़ी व्यवहारिक बात करते हैं। व्यवहारिक बात क्या होती है कि कई बार हम कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते, पता चला कि पीछे हम बहुत कुछ छूट गया सर, हमें यही नहीं पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब आप कह रहे हो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों देखो, मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब क्लियर हो गया? कौन सा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? मूविंग चार्ज। जो एक जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। समझ में आई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? जहां पर चार्ज मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ नजर आएगा, वहां जाके वो एक जगह हो गया, रेस्ट पे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। जब तक वो मूव करेगा तब तक वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। चलो अब एक हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स ये क्या है? ये कहता है कि किसी भी फील्ड में दो तरह के, मान लो एक चार्ज मूव कर रहा है, क्यू है वो मूव कर रहा है, क्यू क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है उसकी? v, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि वहां पर चार्ज है, और ये मूव कर रहा है इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यह ये कहता है कि इसमें अगर कोई चार्ज है तो वो दो तरह का फोर्स फील करता है, दो तरह का फोर्स फील करता है। कौन कौन सा? पहला करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। पहला फोर्स कौन सा लगता है उस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और दूसरा कौन सा लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो टोटल जो चार्ज होगा, जो फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, हमारे आपको याद होगा, भूल तो नहीं गए इतने जल्दी। QE इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है QV क्रॉस B। ये लॉरेंट्ज ने बताया। लॉरेंट्ज ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना, ये टोटल फोर्स जो कि एक चार्ज फील करता है वो इतना होगा। और अगर हम इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा E प्लस V क्रॉस B। यहां हमें यह ध्यान रखना है कि V क्रॉस B है, इसका वेक्टर जो प्रोडक्ट है, जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है इसका, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला दिया था लॉरेंट्ज कि दो तरह के फोर्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कितना होगा? QEB होगा, इलेक्ट्रिक कितना होगा? QE होगा। अब इसकी कुछ खास बात है, साइलेंट फीचर्स, वो देख लें, इसको याद करना है सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं, ये कहां से आया, ये कहीं से नहीं आया, ये याद करना है। ये लॉरेंट्ज को पूछना था, वो चला गया, ठीक है ना? हाँ, ये आया फॉर्मूला QV क्रॉस B, और इसमें से Q हमने कॉमन ले लिया, V क्रॉस B पीछे बच गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। साइलेंट फीचर्स पढ़ने के लिए मैं आपको इसको साफ कर लेता हूं, पहले ऊपर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसके ऊपर तो आपको डिटेल में डिस्कशन हो चुका है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो उसका डिटेल में हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के ही साइलेंट फीचर्स देखेंगे, की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितना भी फोर्स है उसके
की पॉइंट्स लेके। पहला क्या है बच्चों, देखो पहला है, क्या फॉर्मूला था अपना, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा था ना, क्यू वी क्रॉस बी। चलो पहला था, देखो इसको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। द फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ किसका Q, V एंड B। यानी अगर वहां पर Q ज्यादा होगा, अगर ज्यादा कूलम्ब का चार्ज है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो भी वहां पर फोर्स ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो वी कैन से डिपेंड्स ऑन Q, V एंड B। सेकंड चीज है, केवल इस पे डिपेंड नहीं करता है, द फोर्स डिपेंड्स ऑन, और किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यानी अगर हमारा उसके बीच में एंगल कितना है, क्योंकि V क्रॉस B क्या होगा बच्चों, VB sin थीटा, यानी उनके बीच में जो ये एंगल है थीटा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में VB sin थीटा आएगा। अगर ये 90 डिग्री पे है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि sin 90 तो 1 हो जाता है और 0 है तो फोर्स ही नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड। और सबसे तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ V इज इक्वल टू 0 मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है, तो क्या होगा बच्चों, फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, भले वहां पर सब हो, Q भी हो, V भी हो, सब हो, लेकिन फोर्स लगेगा 0। फोर्स ही नहीं फील करेगा कोई चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां से, उसका होना ना होना बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज खत्म हो गई, फोर्स खत्म होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। ये सब लॉरेंस ने एक्सप्लेन कर दिया अपने तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया मैंने आज। इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छा देखने वाले हैं। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा बुक को भी डिस्कस करते रहे साथ के साथ, बेटर होगा। एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट लेकर, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडीज। ओके।